जी के जन्म दिवस पर उनको शत शत नमन करें। उनके पथ पर चलने का आइए हम संकल्प करें। एकात्म मानववाद महामंत्र के तुम प्रेरक उद्गाता, आती पावन याद तुम्हारी झुक जाता है माथा। नगला चंद्रभान ग्राम की माटी जग सिर मोर बनी है, पाकर तुम्हें सनाथ हो गई भारत भू अपनी है। हे युग पुरुष राष्ट्र के गौरव, जन्म दिवस पर तुम्हें प्रणाम। बंधुओं, यह रत्नगर्भा भारत वसुंधरा अपनी कोख में केवल हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात ही नहीं छिपाए है, वरन इसके पवित्र आंचल में समय समय पर ऐसे नर रत्न भी पैदा हुए जो हिमालय बनकर समय की धारा को रोका। ऐसे महापुरुष अपने शरीर का तिल तिल जलाकर एक ऐसी ज्योतिर्मयी अग्निशिखा प्रज्वलित की है जो आज भी करोड़ों लोगों के सिराओं में प्राण फूंकती है, देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देती है। ऐसे महापुरुष राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवित रहते हैं और समय आने पर मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में अपने प्रातः स्मरणीय एकात्म मानववाद के प्रणेता, जनसंघ के संस्थापक परम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी थे, जो देश के लिए जिए और देश के लिए ही शहीद हो गए। जिए देश हित, मरे देश हित। बंधुओं, पंडित जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को नाना चुन्नीलाल स्टेशन मास्टर के घर धनकिया में हुआ था। वैसे मूलतः वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम के रहने वाले थे। पंडित जी की माता का नाम राम प्यारी जी था और इनके पिता पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय थे। ये स्टेशन मास्टर थे। पंडित जी के जन्म के 2.5 वर्ष बाद पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब ये 8 वर्ष के हुए 1924 में, तब इनकी माता का भी देहावसान हो गया। बालक दीना माता पिता के स्नेह प्यार से वंचित हो गए। पंडित इनका सारा लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई इनके नाना चुन्नीलाल और मामा राधा रमन शुक्ल जी ने किया। पंडित जी बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। पंडित जी ने गंगापुर से प्राथमिक, कोटा से माध्यमिक, सीकर से हाई स्कूल, पिलानी से इंटर, कानपुर से बीए, आगरा से एमए और तीर्थराज प्रयाग से एलटी की परीक्षाएं सभी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। जब पंडित जी सीकर हाई स्कूल पढ़ने गए, प्रवेश लिए और वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया, तब वहाँ के महाराजा उनको 250 रुपये नगद इनाम दिया, 10 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दिया और 2 स्वर्ण पदक दिए। इसके जब वो पिलानी इंटर में पढ़ने गए, तो जब बोर्ड की परीक्षा, अजमेर बोर्ड की परीक्षा हुई, तो पंडित जी पूरे प्रदेश में, राजस्थान में अजमेर बोर्ड में टॉप किए थे। वहाँ के जो संचालक थे, प्रमुख व्यवसायी उद्योगपति घनश्याम दास बिरला जी को जब पता चला एक प्रतिभाशाली छात्र ने अभी तक के विद्यालय के सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर एक नया कीर्ति स्थापित किया है, घनश्याम दास बिरला ने पंडित दीनदयाल जी को बुलाया और कहा, बेटा हमसे क्या चाहते हो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हमें केवल आपकी कृपा चाहिए।
पंडित जी सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा में भाग लिया। बीए की परीक्षा में तिमाही के जब परीक्षा हुई तो पंडित जी के कई साथी शून्य अंक प्राप्त किए। इससे पंडित जी विचलित हुए, उनको दुख हुआ और उन्होंने एक शून्य संस्था जीरो एसोसिएशन की स्थापना की और उस संस्था में वही बच्चे पढ़ते थे, भाग लेते थे जो तिमाही या अन्य परीक्षा में शून्य अंक पाते थे। पंडित जी बड़ी प्रेम और आत्मीयता से उन बच्चों को पढ़ाते थे और वही बच्चे शून्य अंक पाने वाले बोर्ड की परीक्षा में 80 और 85 अंक प्राप्त करते थे। पंडित जी का संपर्क कानपुर में पूर्व सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के अनुज भाऊराव देवरस से हुआ। भाऊराव देवरस उत्तर प्रदेश के संघ के जन्मदाता थे। उन्हीं के कारण उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर तक संघ पहुंच गया था। उन्हीं के सानिध्य में आकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पवित्र संगठन में जाकर एक त्योहार के दिन 14 जनवरी को मकर संक्रमण के दिन भगवा झंडे के नीचे खड़े होकर अविवाहित रहकर संपूर्ण जीवन देश की सेवा, भारत माता की सेवा के लिए देने का व्रत लिया। 1937 की यह घटना है। 38 में पंडित जी संघ का प्रथम वर्ष किए, 39 में द्वितीय वर्ष किए और 41 में तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1942 में पंडित जी लखीमपुर खीरी जिले के संघ के राष्ट्र प्रचारक बन गए। उसी समय पंडित जी का संपर्क नानाजी देशमुख जी जैसे महान व्यक्तियों से हुआ। पंडित जी पढ़ाते भी थे बच्चों को, संघ का कार्य भी करते थे और स्वयं भी पढ़ते थे। फिर भी कानपुर में सनातन धर्म कॉलेज में पंडित जी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए, उनको छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद पंडित जी बीए करने के बाद आगरा में एमए करने चले गए। एमए में भी पंडित जी को संघ कार्य भी देखते रहे और लोगों से मिलते रहे और वहाँ भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए करने के बाद पंडित जी तीर्थराज प्रयाग में आकर बीटी की परीक्षा दी, वो भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। साथियों, पंडित जी मामा के कहने पर डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में बैठे, सर्वोच्च अंक से उत्तीर्ण किया। लेकिन जिस प्रकार डॉक्टर हेडगेवार जी डॉक्टरी करने के बाद नौकरी नहीं की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएएस करने के बाद भी नौकरी नहीं की, उसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी डिप्टी कलेक्टर उत्तीर्ण करके भी नौकरी नहीं किया। पंडित जी दीनदयाल जी सांसद तो नहीं थे, लेकिन सांसदों के निर्माता थे। पंडित जी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई कश्मीर की जेल में, नेहरू और शेख अब्दुल्ला के साजिश का शिकार हुए, तब पंडित जी पूरे देश में संघ का कार्य करने लगे। संघ इतना बढ़ चुका था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यकाल में ही पूरे देश में जनसंघ का कार्य हो चुका था। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बनाए गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद पंडित नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ लियाकत खां के साथ राष्ट्र विरोधी समझौता होने से क्षुब्ध होकर डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और बाहर आकर के संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक पूज्य गुरु जी से मिले और एक राष्ट्रवादी दल के गठन का चर्चा की। गुरु जी भी चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्रवादी दल मिले जो संघ का प्रशंसक हो, राष्ट्र विरोधी ताकतों का पर्दाफाश करे
क्योंकि संघ पर प्रतिबंध लग चुका था। गुरुजी सही सारे स्वयंसेवक जेल में बंद हो गए थे गांधी हत्या के कार्यक्रम में, इसलिए गुरुजी चाहते थे कि कोई दल बने। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राष्ट्रीय दल बनाने की अनुमति दे दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि गुरुजी हमें ऐसे स्वयंसेवक दीजिए, ऐसे नेता कार्यकर्ता दीजिए ताकि मैं पूरे देश में भारतीय जनसंघ को पहुंचा सकूं और पंडित नेहरू का विकल्प बन सकूं। गुरुजी ने अपने अति महत्वपूर्ण स्वयंसेवकों को, जैसे नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे अद्वितीय व्यक्तियों को, अति विशिष्ट व्यक्तियों को जनसंघ से जनसंघ में कार्य करने के लिए भेजा। पार्टी बहुत आगे बढ़ गई। इसके बाद पहला अधिवेशन भारतीय जनसंघ का 1952 में कानपुर के फूलबाग मैदान में हुआ। उस विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, यदि हमें पंडित नेहरू को ललकारते हुए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रशंसा करते हुए कहा था, यदि हमें 2 दीनदयाल और मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति तत्काल बदल दूंगा। उसी सम्मेलन में पंडित दीनदयाल जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और अटल जी को अपना निजी सचिव बनाए। इसके बाद वहाँ जा कर के पंडित दीनदयाल जी काम करने लगे। जब दीनदयाल जी जनसंघ की स्थापना के बाद पूरे क्षेत्र में दौरा करने लगे तो पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा महत्व मिला। पंडित जी ने उस समय देश में कई वाद चल रहे थे, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद। पंडित जी ने कहा ये सब वाद अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। एकात्म मानववाद दर्शन की उन्होंने व्याख्या की। एक कम्युनिस्ट मित्र ने कहा, पंडित जी आप एकात्म मानववाद की रट गए हैं। अरे दुनिया में केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही चाहिए, केवल यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, कल से आप हमारे घर आइए, आपको हम स्वादिष्ट भोजन दूंगा, अच्छा घर रहने को दूंगा और अच्छे कपड़े पहनने को दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शाम को किसी भीड़ भाड़ चौराहे में आपको 4 जूते भी लगवाऊंगा। कम्युनिस्ट मित्र ने इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। तब पंडित जी ने उसे समझाया कि देखो, शरीर का सुख ही सब कुछ नहीं है, शरीर के साथ मन भी है, वो बड़ा चंचल है। मन कहता है कि खूब रसगुल्ला खाया जाए, तब बुद्धि कहती है नहीं, ज़्यादा रसगुल्ला खाओगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो शरीर, मन और बुद्धि, मन को बुद्धि कंट्रोल करती है, अब बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय ही एकात्म मानववाद है। ऐसी व्याख्या पंडित जी ने की। पंडित जी जनसंघ के लगातार 15 वर्ष तक महामंत्री रहे, जबकि जनसंघ के अध्यक्ष कई महापुरुष हुए। जब पंडित जी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, 14वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जनसंघ का परशुराम जी की तपोभूमि में और आदि शंकराचार्य की धरती में केरल के कालीकट महानगर में हुआ, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के नंबूदरी पाल जी मुख्यमंत्री थे। लाखों अड़ंगे के बाद भी पंडित जी का अधिवेशन पूर्ण सफल रहा। कई अवरोधों के बाद भी 25,000 से अधिक स्वयंसेवक भूखे प्यासे पैदल, ट्रैक्टर में, अनेक साधनों से होते हुए 3 दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे। पूरे देश, पूरे प्रदेश कालीकट में कम्युनिस्ट का झंडा लगा हुआ था, बैनर लगे हुए थे, हर खंभों पर, हर घरों पर, हर दीवारों पर केवल कम्युनिस्ट के झंडे ही दिखाई देते थे। भारतीय जनसंघ के झंडे केवल मंच तक सीमित थे। ये व्यवस्था की गई थी
कि जब इनका भाषण चालू हो तो लोग पत्थर लेकर गए थे कम्युनिस्ट वाले कि पत्थर मारूंगा, लेकिन जब पंडित जी का अध्यक्षीय भाषण चालू हुआ उन्होंने कहा कि मैं कम्युनिस्ट मित्रों का और यहाँ के मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं सहित भारतीय जनसंघ की ओर से अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ, जो हमारे देश के आए हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। लोगों ने पत्थर फेंक दिया, मंच के समीप पहुँच गए और पंडित जी का 1 घंटे का भाषण सुना। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनसंघ के नज़दीक पहुँचे। फिर क्या था जो देश में होना था, कम्युनिस्ट और कांग्रेस की साजिश का शिकार होना था। पंडित जी लखनऊ से पटना जा रहे थे। 12 तारीख को वहाँ राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। पटना जाते ही मुगल सराय रेलवे स्टेशन में अर्धरात्रि को पंडित जी की निर्मम हत्या कर दी गई। पंडित जी की हत्या से पूरा देश शोक सागर में डूब गया। अटल जी गए, उनको ले आए, दोनों सदन में श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने कहा, अटल जी ने कहा, नंदा दीप बुझ गया, सूरज ढल गया, अस्त हो गया, अब हमें तारों के प्रकाश में अंधकार से लड़ना होगा। आइए पंडित जी की रक्त की एक एक बूंद को माथे का चंदन बनाकर इन राक्षसों पर टूट पड़े और देश को सर्वांगीण विकास में ले चले। आज पंडित जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका एकात्म मनोवाद, उनकी जो भारतीय जनसंघ को दी गई मजबूती थी, जो कार्य पद्धति थी, वो कार्यकर्ताओं के साथ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की प्राण प्रतिष्ठा की। एक बार भोपाल में अधिवेशन में पंडित दीनदयाल जी का भाषण होना था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद के एक प्रोफेसर प्रवक्ता को ले गए और कहा कि चलिए आपको हम पंडित दीनदयाल जी का भाषण सुनाते हैं। वो सज्जन गए, पंडित जी का भाषण सुने और जब लौट कर आए तो बोले, डॉक्टर जोशी ये आदमी है ही नहीं, इसमें तो ऊपर से नीचे तक केवल बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध के अलावा हमको कुछ दिखता ही नहीं। इतना योग्य व्यक्ति जिस दल में होगा वो दल बहुत आगे बढ़ जाएगा। बंधुओं, उनकी जयंती है, इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबको पंडित जी के बारे में जानना चाहता हूँ। आप उनके मार्ग का अनुकरण करें। पंडित जी तपस्वी, यशस्वी व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, उन्होंने कभी किसी के विरुद्ध अनाचार नहीं किया। बस इतना।